में जाएगा, लेकिन हम आ जाते हैं 12 पे। 12, 13 एंड 14। 12, 13 एंड 14। 12 is related to banking, 13 is related to advertisement and 14 is related to advertisement services। तो एडवर्टीजमेंट को अभी छोड़ देते हैं, इंश्योरेंस को और बैंकिंग को लेते हैं। इंश्योरेंस में, बैंकिंग में क्या होना चाहिए? अगर बैंकिंग में अगर हम वैसे सोचें तो क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ प्रोविजन, प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ही सिंपल है कि बैंकिंग में जब वो कस्टमर से डील कर रहा है, बैंक जब वो कस्टमर से डील कर रहा है तो जो उसका एड्रेस है कस्टमर का उसमें बैंक के रिकॉर्ड में वो होना चाहिए लोकेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड है ना। अगर वो कस्टमर से डील नहीं कर रहा, मैं गोवा गया, मेरे को गोवा में एक डीडी बनवाना पड़ गया, मैं उस बैंक का कस्टमर नहीं हूं, तो कहां होनी चाहिए? लोकेशन ऑफ द बैंक। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इंश्योरेंस के केस में क्या होगा? इंश्योरेंस के केस में मैं ये कहता हूं कि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो इंश्योरेंस के केस में एक बात तो पक्की है कि लोग जनरली इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस शायद कोई ऐसी सर्विस नहीं देता कि जिसमें उसको रिसिपेंट का एड्रेस ना लेना पड़े। अगर इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरेंस इज बेसिकली सम इंडेमनिटी, समबडी इज टेकिंग अ क्लेम। जब उसको क्लेम चुकता करना है तो उसका एड्रेस उसके रिकॉर्ड में होगा, तो उन्होंने लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहां नहीं डाला, उन्होंने ऑब्वियसली मतलब जनरल क्या, कोई भी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस से मतलब नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड के केस में मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी तो ले सकता हूं। मैं अपने देखो यहां इन्होंने इंश्योरेंस के केस में जनरली इंश्योरेंस एक बिजनेस एक्टिविटी को बना के ना मैं अपने वो ले सकता हूं। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट, रजिस्टर्ड रिसिपेंट नहीं है तो क्या? अनरजिस्टर्ड के लिए क्या? एड्रेस इन रिकॉर्ड। यहां इन्होंने लोकेशन ऑफ द सप्लायर नहीं डाला, बैंकिंग में लोकेशन ऑफ द सप्लायर डाल दिया है। यहां लोकेशन ऑफ द सप्लाई इसलिए डाला कि दे कंसीडर कि भैया ये इस तरीके की चीजें वहां नहीं होंगी। नेक्स्ट आ गया कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट के लिए है, अदर देन गवर्नमेंट कहां कवर हो रही है? नहीं, अदर देन, ये तो स्पेसिफिक सेक्शन ही गवर्नमेंट के लिए है कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू द गवर्नमेंट। अब कोई कहेगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट अदर्स के लिए कहां डाल दिया इन्होंने? अगर कहीं नहीं डाला तो कहां मिलेगा? जनरल रूल में। मतलब कहीं भी कोई चीज अगर यहां नहीं मिल रही है, आपको दिख नहीं रही है, तो फॉरगेट अबाउट एंजॉय और जनरल रूल को करो भाई, रिसिपेंट को देखो, रिसिपेंट के हिसाब से बना दो। और ये जो एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट वाली, इसमें वो एडवर्टीजमेंट कौन से एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है? मतलब मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूं और मैं गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट बना के देता हूं, उसकी बात कर रहा है? या मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं हूं, मैं एक चैनल हूं या न्यूज़पेपर हूं जो उस एडवर्टाइजमेंट को जो मैंने बनाया है उसको डिसेमिनेट करेगा, उसकी बात कर रहा है ये। मतलब 2-3 लोग मान ले, एक तो गवर्नमेंट हो गया, एक मैं हो गया जिसने एडवर्टाइजमेंट बनाया है, एक बंदा वो होगा इस एडवर्टाइजमेंट को या तो टीवी चैनल हो गया कोई या न्यूज़पेपर वाला हो गया। तो ये किस सर्विस की बात कर रहा है? गवर्नमेंट और न्यूज़पेपर टीवी वाला या गवर्नमेंट और विद मी? This is talking about the dissemination of the advertisement, not for making of the advertisement। तो डिसेमिनेशन के लिए जो जहां जहां डिसेमिनेशन हो रहा है तो उस जिन जिन स्टेट्स में हो रहा है प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से काम चलेगा इसमें एज में। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो एज में भी प्रिस्क्राइब है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऑल ओवर इंडिया आता है तो वो दिखाएंगे। एक्चुअली क्या, आता तो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो दूरदर्शन के साथ में तो आप देखते हो कि आपने शो कहां करना है। आपके पास में राइट होता है, हो सकता है वो एनसीआर में शो ना कर रहे हो, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शो कर रहे हो, सिर्फ बिहार में भी शो कर सकते हैं, कहीं भी शो कर सकते हैं वो। मतलब इस तरीके का कुछ ऐसा, अगर नेशनल पे नहीं करता होता, अगर नेशनल पे करना है, ऑल ओवर इंडिया करना है तो सारे स्टेट्स का बनाएंगे वो, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक के लिए जो प्रिंसिपल डिफाइन हुए हैं सर्विसेज के लिए वो मोर और लेस क्लियर हैं। जनरल रूल ये है, बाकी उन्होंने 7-8 कैटेगरीज बनाई हैं, ज्यादातर को बिजनेस टू बिजनेस कर दिया है। अगर बिजनेस टू बिजनेस नहीं हो रही है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो सोर्स को प्रीफरेंस दिया है। अगर सोर्स को नहीं है तो मतलब उसको रिसिपेंट को प्रीफरेंस दिया है। लेकिन कुछ केसेस में उन्होंने फ्रेट वाले में और प्रॉपर्टी वाले में उन्होंने सोर्स को प्रीफरेंस दिया है। जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट है वहां सोर्स को प्रीफरेंस दिया है।
तो अगर मैं अब इंटरनेशनल पर सेक्शन 13 पे चलता हूं, तो 13 क्या कहता है, लगभग इसी तरीके के प्रोविजन है। कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया है तो उस पर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज चलेगी और फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे बढ़ें सर। सो जनरल रूल क्या होना चाहिए इसका, इंटरनेशनल का जनरल रूल क्या होना चाहिए? पहले जनरल इंटरनेशनल किस पे एप्लीकेबल है? जहां दोनों में से एक बंदा आउट ऑफ इंडिया। सर आउट ऑफ इंडिया याद करना बड़ा जरूरी है। अगर एक बात करें कि अगर रिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है, प्रोवाइडर इन इंडिया है, तो ये क्या होगा? एक्सपोर्ट। ठीक कह रहे हो ना? अगर उल्टा सोचें, अगर रिसिपेंट इंडिया में है, प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है, तो क्या होगा? इंपोर्ट हो गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम एक्सपोर्ट को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इंपोर्ट को। देखो बड़ा लॉजिक है, हम जहां सप्लायर बाहर बैठा होगा हम उन ट्रांजैक्शंस को इसमें ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। जहां सप्लायर इंडिया में बैठा हुआ है और रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया में बैठा हुआ है, तो उन ट्रांजैक्शन को क्योंकि वैसे टैक्स नहीं करना चाहते हम उनको, तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएं मेरे, जो जिनका सप्लायर बाहर बैठा हुआ है और रिसिपेंट इंडिया में बैठा हुआ है, जिसको हम सप्लाई मान चुके हैं अपनी सप्लाई में। कि अगर मतलब अगर वो कोई भी रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज अगर वो विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी ले रहा है, तब भी टैक्सेबल मान चुके हैं ना हम क्लॉज 2 में। तो इसलिए उनको इसका ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और क्या ध्यान रखना जरूरी है, अगर कोई सप्लाई, जैसे आपने कहा अगर दोनों लोग बाहर हैं, जब दोनों लोग बाहर हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मेरा सप्लायर इंडिया में है और रिसिपेंट बाहर है और प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाती है, तो किसी भी कंडीशन में टैक्सेबल हो सकता है। मतलब उस केस में, मतलब अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी हो गई, तो टैक्सेबिलिटी तो खत्म हो गई ना। तो इस प्रोविजन में, उस प्रोविजन में रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक प्रोविजन, तो वहां हम देखते हैं कि किस स्टेट को जाना चाहिए। यहां हमारा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो जाना चाहिए कि क्या दिस पर्टिकुलर सप्लाई एट ऑल टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। प्रोस्पेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब से प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स में आए हैं, उसमें जितना लिटिगेशन है, इसी रूल के आने के बाद में इतना लिटिगेशन हुआ है इंपोर्ट के केसेस में, इनॉर्मस लिटिगेशन, कि कहां माने। क्योंकि अगर एक सर्विस आपने प्रोवाइड की सप्लायर ने आउटसाइड इंडिया से, और उसका प्लेस ऑफ प्रोविजन भी अगर आउटसाइड इंडिया हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ऑब्वियसली दिस रिसिपेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। किसको टैक्स पे करना है? रिसिपेंट को। और रिसिपेंट को तब टैक्स पे करना है कि जब वो सप्लाई टैक्सेबल बन रही है। अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई किसी तरीके से आउटसाइड इंडिया हो जाए और सप्लायर आउटसाइड इंडिया बैठा ही है, तो दोनों एक लोकेशन में नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आ गए ना, तो फिर मेरा ट्रांजैक्शन ही बच जाएगा, रिसिपेंट को टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। हमारे मतलब मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली हमने बहुत डील की है सिचुएशंस। हमारे पास में बहुत बार फोन आते हैं इंडस्ट्री वालों के कि सर एक ये सर्विस ली है, इसमें रिवर्स चार्ज में जमा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि रिवर्स चार्ज में परफॉर्म करना है मैंने, इसमें फॉरवर्ड चार्ज में परफॉर्म नहीं, रिवर्स चार्ज में परफॉर्म करना है, क्योंकि सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होती है। आपने कोई सर्विस ली कि सर इसका रिवर्स चार्ज में पे करूं कि नहीं करूं, तो वो उसको ध्यान रखने के लिए हमें ये प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि प्लेस ऑफ प्रोविजन अगर बाहर किसी तरीके से बाहर हो गया तो फिर हमें पे नहीं करना। नहीं, कई लोग क्या करते हैं, फॉरगेट अबाउट, कोई कंपनी में कहते हैं यार रिवर्स चार्ज में पे कर दो, क्रेडिट तो मिल ही जाएगा। ऐसा भी होता है, रिवर्स चार्ज में पे कर दो, क्रेडिट तो मिल जाए। फ्रेंड्स याद रखना चाहिए कि अगर कोई टैक्स हमने अपने मनमानी से पे कर दिया, उसका क्रेडिट रिजेक्शन गवर्नमेंट 1 सेकंड में कर सकती है। मतलब वी हैव टू बी श्योर, ज्यादा कॉशियस होना भी ठीक नहीं है कि प्लेस ऑफ प्रोविजन बन रहा है नहीं बन रहा,
रिवर्स चार्ज में बिजनेसमैन हूं, कर लेता हूं, होगा तो देखा जाएगा, असेसमेंट होगा, आपका क्रेडिट रिवर्स हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि लेवी है या नहीं है। ये प्रोविजन उसके लिए है, जो डोमेस्टिक वाले प्रोविजन उसके लिए थे कि लेवी किस स्टेट में जा रही है। ये फर्क है इन दोनों के लिए, जो हमने बात किया था ना, क्या फर्क है डोमेस्टिक इंटरनेशनल में। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें हाँ, India and the service performed outside India. In that case, normally in service tax there is no reverse charge. नहीं देखो, मैं अभी but आप पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो। हाँ, वही कह रहा हूँ, मतलब इसमें जीएसटी में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा उसके? नहीं, सर्विस गिवन आउटसाइड इंडिया। सर पहले तो अब जीएसटी में आने व्हाट एवर द सर्विस दे प्रोवाइडेड, नो वी हैव नॉट यूज्ड इन इंडिया, वी हैव टू अनलर्न। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है, रिसीव्ड छोड़ दो, कहां रिसीव्ड हुई है, प्लेस ऑफ प्रोविजन कहां है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। इंडिया सर्विस टैक्स के रूल्स को छोड़ दो सर, जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी याद रखेंगे। अगर हमें कुछ डिसाइड करना है, लोकेशन कहां है, आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, इफ इट इज इन आउटसाइड इंडिया देन व्हाई यू विल पे टैक्स। सर्विस में बड़े कंफ्यूजन थे, सर्विस रिसीव बाहर हो रही है, सर्विस रिसीव बाहर नहीं हो रही है, इस तरीके की सर्विस है तो बाहर होगी, इस तरीके की तो बाहर होगी, नथिंग डूइंग, रूल है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। लेकिन एज इट इज रूल उन्होंने यहां डाले, क्लियरिटी ज्यादा है, लॉ है, कोई चेंज नहीं कर सकता, टिकरिंग नहीं कर सकता, कंसेप्ट सेम है। टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप इनवर्ट सर्विसेज ले रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज में सर्विसेज पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, व्हाई इट इज सो? टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड between whom, between the Indian service providers and the international service provider। अगर उनकी सर्विस पे हम टैक्स ना पे करें रिसिपेंट, और इंडियन सर्विसेज पे टैक्स पे कर दे, तो दिस इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रोविजन इज बीइंग कम कि रिवर्स चार्ज में जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, यू हैव टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, देन ओनली यू बोथ द सप्लायर विल कम एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सर्विसेज में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों लोग 18% पे कर रहे हैं, तो फिर कंपटीशन तब आएगा ना। अगर टैक्स का कंपटीशन मिल गया तो देन हु विल डू। इंपोर्ट में तो इन्होंने गड़बड़ कर ही दिया। जब मैं इंपोर्ट की बात करता हूं समीर जी, इंपोर्ट की बात करते हैं, सर्विस में तो इन्होंने कह दिया कि इंपोर्ट पे आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा और पूरा पे करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स में मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया होगा कैसे? अभी तक मैं एज ए ट्रेडर अगर मैं कहीं से इंपोर्ट, चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, मैं 12% सीवीडी दे रहा था, 4% एसएडी दे रहा था, कस्टम तो अभी भी दूंगा, बाद में भी दूंगा। अगर मैं इन दोनों को कर रहा था एज ए ट्रेडर, मेरे को क्या बेनिफिट मिलता था? बस सर्विस सेल टैक्स एसएडी का। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने, 12% सीवीडी भी मिल जाएगा, यानी कि दिस सीवीडी एंड एसएडी विल बिकम आईजीएसटी एंड द ट्रेडर is entitled to take the whole credit. What will happen to make in India? 12% खड़े खड़े कॉस्ट कम हो गई इंपोर्ट की। मतलब यू सी दी, बिकॉज ऑफ द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल दे कैन नॉट मूव वन थिंग इन देयर फेवर, वन थिंग इन द अदर्स फेवर एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। सो सर्विसेज के केस में तो उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन गुड्स के केस में इट इज क्वाइट मतलब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है स्टिल दे आर इन डिसएडवांटेज। इंपोर्ट इजी, इंपोर्ट सस्ता हो गया मैं पहले की अपेक्षा, मे बी अब वो इसको इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो मर्जी करें, लेकिन करंट रिजीम के हिसाब से सस्ता हो गया। सो फ्रेंड्स, जनरल रूल क्या होना चाहिए इंटरनेशनल का? कंसेप्ट रेलेवेंस समझ में आ गया, क्यों इंटरनेशनल के लिए अलग रूल बनाए हैं। तो जनरल प्रोविजन क्या होना चाहिए? एनीवन? बताओ सर। अगर इंपोर्ट की तरह से सर, तो प्रोवाइडर इंडिया में होना चाहिए, प्रोवाइडर इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जनरल प्रोविजन के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? हमें प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज चाहिए और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। इन्हीं के बीच में जनरल रूल बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरी चीज को एक्टिविटी को स्पेसिफिक क्लॉज में लेंगे तो क्या जनरल रूल होना चाहिए? लोकेशन अगर बाहर लोकेटेड है
लोकेशन अगर बाहर लोकेटेड है तो है? यहाँ पे तो रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसको? रिसीवर को प्रोवाइडर को? प्रोवाइड रिसीवर को। रिसीवर को। हाँ सो मतलब सिंपल सी बात हो गई कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है। अब हम प्रोवाइड रिसिपेंट बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर रिसीवर कहाँ लोकेट, अगर रजिस्टर्ड रिसीवर है तो कहाँ होगी? रजिस्टर्ड लोकेशन होनी चाहिए। हाँ। अगर रिसीवर अगर नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कहाँ होनी चाहिए? तब इस केस में सर वो बहुत दिक्कत आ जाएगा। आ रही ना दिक्कत? यस सर। आ रही ना दिक्कत इंपोर्ट के केस में। जनरली इन्होंने क्या किया है कि जनरली इन्होंने क्या किया है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके केस में भी टैक्सेबल कर दिया सप्लाई का। अगर तो पहले वाले केस में अनरजिस्टर्ड होता, हाँ तो वहाँ पे तो कह देता है कि रिसीवर अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो प्रोवाइडर होगा वही मतलब प्रोवाइडर अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट ही आरसीएम पे करेगा, जो नैरो है। लेकिन अब इस केस में कैसे करेगा? सो पहला केस क्लियर है कि अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। हाँ। पर इसने ऐसे नहीं बोला। इसने कैसे बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। मतलब रजिस्ट्रेशन का इसने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से लोकेशन और सप्लायर को हम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बनाने का वो नहीं कर सकते, क्योंकि कई केस में रिसिपेंट बाहर होगा, कई केस में वो बाहर यहाँ होगा। तो इन्होंने जनरल जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो यूज की लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, क्योंकि दोनों के केस में टैक्सेबल है। यस सर। तो इसलिए वो कंफ्यूजन नहीं किया है इन्होंने। अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज वेदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, दोनों केसेस में वही आएगा, ठीक है सर। क्योंकि वो इंडिया में, हम मान रहे हैं ना इंडिया में, यस सर। मतलब इसलिए हमें खोजने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों में से एक बाहर होगा। अगर रिसिपेंट इंडिया में है तो ऑब्वियसली सप्लायर बाहर होगा, तभी ये प्रोविजन आएंगे। तो इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिसिपेंट की लोकेशन क्या है और रिसिपेंट की लोकेशन जब वो वहां से ले रहा है, इसमें इंटर स्टेट का कोई पंगा नहीं है। इसलिए पंगा नहीं है कि आईजीएसटी लगेगा और इसने कहा है कि लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर को हम वो ले लेंगे। गुड्स के केस में क्या है, इसको भी इसी तरीके से देखना पड़ेगा। वेयर द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जनरल रूल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, तो इस केस में द रजिस्टर्ड पर्सन तो चलिए पे करके ले लेगा, बट अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर लेगा, मिलेगी नहीं अगर क्रेडिट उसको, उसकी तो कॉस्ट होनी चाहिए ना। तो वो पे तो करना ही पड़ेगा ये उसको। तो करना ही करना पड़ेगा। पर उसके लिए प्रोसीजर लाएंगे कैसे करना है, अच्छा। उसके लिए प्रोसीजर लाएंगे, क्योंकि रूल में तो डाल दिया। हाँ। अब प्रोसीजर लाएंगे, मतलब एक्ट में तो डाल दिया, प्रोसीजर लाएंगे। अगर सर्विस इंपोर्ट हो रही है, रिसिपेंट है, रजिस्टर्ड है, ले लेगा, रिवर्स चार्ज में पे करेगा, क्रेडिट ले लेगा अगर एलिजिबल है। अगर अनरजिस्टर्ड है तब भी उसको पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा वी विल सी, क्योंकि अभी प्रोसीजर आने हैं। सेकंड प्रोविजन आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जहां अगर दोनों अगर इधर उधर हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन अगर इंडिया में है, अगर आउटसाइड इंडिया में है तो प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑलवेज आउटसाइड इंडिया होगा। बस इतना ही समझना है। यहां लोकेशन ऑफ द सप्लायर कहीं भी हो, प्लेस अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया, इतना ही समझना है। यहां यही इसमें लिखा हुआ है। पहले वाले में यह था कि अगर दोनों की लोकेशन इंडिया में है और प्रॉपर्टी की लोकेशन आउटसाइड इंडिया में, तो इंडिया में टैक्स हो सकती है वो। तो इनमें से दोनों में से अगर कोई बाहर है तो या तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट होगा तो वो प्लेस ऑफ प्रोविजन वही हो जाएगा, तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कि अगर सर्विसेज आर सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल represented either as a recipient of services or any other person on behalf of the recipient और any other person। मैं अपनी जगह किसी दूसरे को कह देता हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, रिसिपेंट हूं, मैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग पे भेज देता हूं, तो माई एम्प्लॉइज इज वर्किंग ऑन माई बिहाफ, तो वो विच रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपेंट और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट। जैसे ट्रेनिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो उस केस में कहां सप्लाई होगी, तो विद द सप्लायर ऑफ सर्विसेज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज इन मुंबई
इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जैसे अगर रिसिपेंट, अब पहली बात है कि हु इज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया, न लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट इज इन इंडिया, ये मान लेते हैं रिसिपेंट इज इन इंडिया। अगर जो रिसिपेंट है वो अपने एम्प्लॉइज को बाहर भेजे ट्रेनिंग के लिए, तो उस केस में एम्प्लॉइज पे परफॉर्म होनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, जहां वो एम्प्लॉइज को एक्चुअली वो परफॉर्म है विद द सप्लायर ऑफ दिस। नहीं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का इंटरनेशनल में आएगा नहीं, उनको नहीं मतलब रजिस्टर्ड हो नहीं रजिस्टर्ड हो। वी हैव टू फॉरगेट दिस फॉर द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। हाँ, अब ऐसे गुड्स के केस में अगर मैं कह रहा हूं गुड्स पे अगर कोई सर्विस में ले रहा हूं, सप्लायर आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, तो गुड्स में जहां गुड्स रखा हुआ है, जहां गुड्स प्रेजेंट है, उसकी सर्विस वहां टैक्सेबल होगी। जहां गुड्स प्रेजेंट है उसकी सर्विस कहां टैक्सेबल होगी? जहां मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? जैसे मानो एक कोई बंदा इंजीनियर है जो सिंगापुर से मेरे लैपटॉप को ठीक करने की सर्विस दे रहा है। अब वहां उसके पास में दो तरीके हैं कि एक तो वो मेरे लैपटॉप तक आए या मेरी मशीन तक आए और उसको करेक्ट करे वो सप्लायर, और दूसरा उसका तरीका है, चलो पहले केस में मान लेते हैं, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? मेरी एक मशीन के लिए मैंने इंजीनियर सिंगापुर से बुलाए हैं उसको करेक्ट करवाने के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? इंडिया में। लोकेशन कहां है? आउटसाइड इंडिया। तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल सप्लाई हो गई, सप्लायर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, रिसिपेंट को सॉरी। एंड अगर वो बंदा सिंगापुर में बैठा है और मेरे लैपटॉप पे कोई मेरे प्रोग्राम को ठीक कर रहा है और टीम व्यूअर पे काम करने लग रहा है, मेरा लैपटॉप मेरे पास गुड़गांव में ही है यहीं, तो क्या रिवर्स चार्ज में मेरे को, जब मैं उसको पेमेंट करूंगा रिवर्स चार्ज में मेरे को आईजीएसटी पे करना है? करना पड़ेगा है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब अगर गुड्स पे या पर्सन पे कोई सर्विस अगर फिजिकली प्रेजेंस लेके करनी पड़ती है, तो अगर मैंने कोई ब्यूटिशियन या कोई ग्रूमिंग मास्टर अगर मैंने सिंगापुर की कंपनी से या कहीं से बुलाया अगर यहाँ, तो अगर वो यहाँ के सर्विस देता है तो उसकी सर्विसेज यहाँ परफॉर्म मानी जाएंगी पर्सन और ग्रूम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहता है? हाँ, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोविजन यहाँ नहीं आता ना, उसमें क्या है वो डिजिटल में कवर हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये सर्विस बेसिकली क्या है? सर्विसेज परफॉर्म ऑन गुड्स और ऑन पर्सन। तो गुड्स के केस में पर्सन जहां वो है वहां के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दूसरा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ द एस्टेट एजेंट, सेम आ गया कि अगर मानो कोई अगर एक एस्टेट एजेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द सर्विसेज सप्लाइड, सेम वर्ड यूज किए हुए हैं, गेस्ट हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अगर मैं अपना एक होटल मैंने बनाना है मानो मलेशिया में, और मैं उस होटल के लिए सर्विस रिसीव करता हूं किसी रशिया के आर्किटेक्ट की, तो उस केस में रिसिपेंट आई एम हियर इन इंडिया एंड प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कहां है? रशिया में। होटल कहां बनना है? मलेशिया में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? मलेशिया होगी। तो कोई मेरे को जब मैं रशिया में पेमेंट करूंगा कोई रिवर्स चार्ज में लेना है? रशिया जब मैं पेमेंट करूंगा उस आर्किटेक्ट को, क्या मेरे को रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करना है? नहीं करना ना, दोनों चीजें आउटसाइड इंडिया हो गई ना, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों आउटसाइड इंडिया हो गई, देयर इज नो चार्जेबिलिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कर रहा है ना कंफ्यूजन क्रिएट, कि अगर मेरा आर्किटेक्ट बैठा हुआ है रशिया में, मैं यहां बैठा हुआ हूं, वो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं सर्विस रिसिपेंट हूं, एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया में, लेकिन सर्विस इंटेंडेड कहां के लिए हो रही है? मलेशिया के लिए, आउटसाइड इंडिया के लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो जाएगा इस प्रोविजन के तहत? आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में वो प्लेस ऑफ सप्लाई में ट्रैप में लेना चाहिए।
इसमें जो हमने एडमिशन कल्चरल वाला जो पढ़ा था कि एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग था। एडमिशन के लिए तो कह रहे थे कि जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन उसके लिए क्या कह रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए B2B कर रहे थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने कह दिया जहां भी वो इवेंट अकर हो रही है, मतलब इन्होंने कह दिया लोकेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस हेल्ड। तो दोनों का फर्क पता लग गया कि वहां क्या हो रहा था, यहां क्या हो रहा था। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। वेयर दी सर्विसेज रेफर्ड, अब वो कहता है कि वेयर दी सर्विसेज रेफर्ड इन 3 and 4 and 5 जो ऊपर हो रही हैं, अगर उनका एक छोटा सा पार्ट भी इंडिया में हो जाता है तो सर्विसेज विल बी डीम्ड टू बी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी इन इंडिया। मतलब वो कहता है कि अगर जो सर्विसेज वहां आपने जो 3, 4, 5 में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब वो जो गुड्स वाली अगर की थी, अगर उसका जैसे मैंने होटल वाला बात किया था, अगर होटल वाले का किसी ना किसी तरीके का, अगर वो कहता है एक होटल इंडिया में भी बनना है, दोनों का कंसोलिडेटेड बिल दे दो। अगर जो मैंने होटल वाला एग्जांपल दिया था, ये कह रहा है कि अगर मेरा होटल बिल्कुल आउटसाइड इंडिया बनना है, उसी के लिए मैं सर्विस ले रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। अगर मैं उसके लिए भी सर्विस ले रहा हूं कि मेरा इंडियन होटल बनना है, कंसोलिडेटेड बिल जा रहा है, चाहे 10% ही पार्ट है उसका, 5% ही पार्ट है, अगर थोड़ा सा भी पार्ट है वो कहता है उस सप्लाई में, तो वो इंडिया में डीम्ड टू बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डीम्ड टू बी इन इंडिया। ये कह रहा है 6, 3, 4, 5 को क्वालिफाई करके कह रहा है अगर छोटा सा भी पार्ट इंडिया में आ गया सोर्स रूल के हिसाब से, तब हम इंडिया में ही मानेंगे इसको। 100% पूरा यहां इंडिया में होगा। अब ये 3 लोग इन्होंने कहे हैं, एक तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एक हो गई बैंकिंग कंपनी, एक हो गई इंटरमीडियरी, और एक हो गई सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हायरिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैंने कोई वेसल किराए पे ले लिया, बट एक्सक्लूडिंग दी एयरक्राफ्ट एंड वेसल हटा दिया इन्होंने, मैंने और कोई चीज वेसल के अलावा ले ली अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month। तो इन 3 केसेस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर, देखो ये प्रोविजन सबसे ज्यादा हिट कर रहा है इंडिया में। जैसे मैं एक एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहा हूं, मेरा काम क्या है कि मैं सिंगापुर से परचेज करता हूं, और मैं उस बंदे की परचेज के लिए सिंगापुर से परचेज नहीं करता, मैं एक सिंगापुर की कंपनी है और एक जर्मनी की कंपनी है, मैं उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करवाता हूं, लेकिन मेरी लोकेशन इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो रही है, ये वो कह रहा है। अभी क्या होता है कि मेरा एक कोई क्लाइंट था, उसने कहा यार तुम्हारे जैसे मेरा एक जर्मनी का क्लाइंट है, मैं आप एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक जर्मनी का क्लाइंट है और वो इंडिया में उसका अपना एसोसिएशन है। अब यहाँ बैठ के वो कहता है कि भाई जो उनके दूसरे डायरेक्टर हैं वो यहाँ बैठा हुआ है, वो जर्मनी जाता रहता है, ही नोज दी प्रोडक्ट एट ऑल। तो वो जर्मनी वाला कहता है यार हम किसी बंदे को भेजे जर्मनी में श्रीलंका काम करने के लिए, बड़ा मुश्किल होता है, आप एक काम करो कि भाई आप श्रीलंका में हमारे लिए मार्केटिंग कर दो, और जितना श्रीलंका में माल बिकेगा उसका हम X% आपको दे देंगे। तो परफॉर्मेंस भी मेरी आउटसाइड इंडिया हो रही है, और जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो इंडिया में है एज एन एजेंट में, इंटरमीडियरी, लेकिन रिसिपेंट ऑफ सर्विस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में आउटसाइड इंडिया में दोनों हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ रहा है IGST में, रिवर्स चार्ज में, इसी प्रोविजन की वजह से। अब इसमें अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा चेंज करता हूं, मैं उसको ये कहता हूं कि भैया तू ये जो कह रहा है ना, इस चीज को इंटरमीडियरी मत बना, मेरे को तू प्रोफेशनल बना दे, कि भाई मैं तेरे को एडवाइस कर रहा हूं, उस एडवाइस पे तू मेरे को ईयरली इतना फीस देगा, तो वो जनरल क्लॉज में चला जाएगा, फिर तो मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। समझ रहे हैं ना कितना फर्क आ गया कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनेशनल के केस में अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है, जैसे इंटरमीडियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां यह पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के केस में मैंने आपको बता दिया कि इसने ट्रांसपोर्ट में डेस्टिनेशन माना है अदर देन द कोरियर को फिर जहां से सोर्स है वहां माना है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में इन्होंने वही मान लिया कि जहां से प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क अपॉन, अगर कोई बंदा दिल्ली टू न्यूयॉर्क जर्नी कर रहा है तो दिल्ली में होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर न्यूयॉर्क टू दिल्ली कर रहा है तो न्यूयॉर्क में होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। 13 कहता है, वही आ गया कन्वेंस वाला,
तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी सेम है दोनों में, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर सर्विसेज के केस में, इंटरनेशनल में भी और वहां भी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, एक क्लॉज है कि भाई अगर मैं कोई डिजिटल सर्विस ले रहा हूं, ऑनलाइन डाटा एक्सेस कर रहा हूं, मेरे को कोई मार्केट रिसर्च करनी है, कोई ऐसी एजेंसी है जो डाटा मेरे को दे के देती है, तो कहते हैं लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस को हम डीम्ड कर लेंगे यहाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई सेल भी, यानी कि उसको रिवर्स चार्ज में सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक इन्होंने रेजिडुअल क्लॉज डाल दिया है कि अगर किसी तरीके की ऐसी होगी कि अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होगी या किसी सर्विस पर नॉन टैक्सेबल हो रहा हो, ना तो वहां टैक्स हो रहा होगा ना यहां टैक्स हो रहा होगा, तो ऐसी सर्विस के लिए गवर्नमेंट फर्दर रूल भी बना सकती है। एक डिफिकल्टीज के लिए इन्होंने लिखा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन, मतलब इस तरह के नॉन टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन के केस में। सो फ्रेंड्स, दोनों को अगर हम कंपाइल करें, गुड्स वाले हमारे क्लियर हैं, 10-11 सेक्शन गुड्स के क्लियर हैं, 12 एंड 13 में, 12 वाले में क्लियरिटी है, 13 वाले में जहां जहां मैंने जैसे जर्नी, जैसे फ्रेट वाला था, अपना फ्रेट वाले में हमारा डिफरेंस ये था कि भाई फ्रेट वाले में अगर गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस केस में क्या था कि सारे को कह दिया था, इंक्लूडिंग कोरियर को कह दिया था कि भाई अगर जहां से हैंड ओवर हो रहा है, लेकिन यहां इन्होंने कह दिया अदर देन कोरियर, वो जहां डेस्टिनेशन है, और कोरियर के केस में जहां कोरियर हम हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजंस आए हैं। तो इसमें इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके? बताएं, अभी हो गया, चलो कोई नहीं, अब हम क्वेश्चंस देते हैं, वो क्वेश्चंस आप कहाँ बताएं? एक सेकंड, वो मोबाइल वो ले लो, एक बार तो आ जाएगा ना रिकॉर्ड में। हेलो, हाँ सर, अभी जो एग्जाम्पल 2 बता रहे थे ना आप, बोल रहे थे जैसे, वो एग्जाम्पल फिर से एक बार रिपीट करेंगे? वो वाला होटल वाला नहीं, जो अभी इससे पहले जो बोल रहे थे एग्जाम्पल एक था, जस्ट पहले 2 इंसिडेंट थे, बोल रहे थे थोड़ा सा चेंज करा, जैसे उसको कहा कि कंसल्टेंसी टाइप का कर दो, तो उसके हाँ मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था इंटरमीडियरी वाला कह रहा था मैं, मतलब वो ये वाला कह रहा था मैं प्रोविजन, कि जनरली क्या है कि इंटरमीडियरी कौन होता है? हु इज वर्किंग एज एन इंटरमीडियरी, हु इज वर्किंग एज एन एजेंट। अगर मैं एजेंट हूं इंडिया में एंड आई एम वर्किंग फॉर अ जर्मन कंपनी टू सेल हिज गुड्स इन आउटसाइड इंडिया, मे बी समवेयर, और उसके लिए वो मेरे को, और मैं वहां जाता हूं, मैं सिंगापुर जाता हूं, मैं उसका माल बेचने के लिए श्रीलंका जाता हूं, नेपाल जाता हूं, तो उसका माल बेचने के लिए मैं वहां जाता हूं, लेकिन जो वो मेरे को पैसा दे रहा है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई उन्होंने कहा है लोकेशन ऑफ द इंटरमीडियरी, तो उसकी वजह से वो मेरी टैक्सेबल बन गई। अगर मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से बोलूं कि भाई तुम मेरे को मोटा मोटी 1 मिलियन का कमीशन देते हो साल का, मेरे को टैक्स पड़ रहा है 18%, तो आप ऐसा करो कि इसको आप मेरे को 1 मिलियन को मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, आप मेरे को कंसल्टेंसी बना दो $2.5 लाख पर क्वार्टर की, तो उस केस में वो जनरल रूल में चला जाएगा। मतलब मैं प्रोवाइडर ही हो गया, मतलब उस केस में कुछ सेटिंग के हिसाब से हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस हमारी तरफ से आपके पास हैं, तो मल्टी स्टेट, जैसे एक इवेंट के लिए हो गया कि एक इवेंट, अब हमने एक कंसर्ट्स करने हैं मान लो, अब उस कंसर्ट्स के लिए मानो हमने शाहरुख खान को कंसर्ट के लिए लेके जाना है, मैं एक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी हूं, मेरा पहला इवेंट होगा सिंगापुर में, दूसरा इवेंट होगा दुबई में, इसी की बात कर रहे हो? इंडिया वाले के लिए, इंडिया वाले के लिए आप कहते हो कि भाई मैं एक इवेंट करूंगा अपना दिल्ली में, एक इवेंट करूंगा बेंगलोर में, एक इवेंट करूंगा चेन्नई में। हाँ, वो अपना एक्सपर्टीशन कराती है, जिसमें हाँ। क्या करती है, वो अपने कस्टमर को बुलाती है कि आप आओ, आप मारुति सुजुकी, और वो कहते हैं कि कुछ पैसे हम देंगे, बाकी 25,000 एडमिशन फी है, बाकी पैसा हम कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, आपको हम हरिद्वार ले जाएंगे, वहाँ पे रोड शो होगा, इवेंट होगा, ये सारा कुछ होगा।
फिर उन्हीं को कभी वो रोड शो के लिए केरला ले जाते हैं, कभी वो नहीं, कश्मीर करते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया आप देखोगे ना, इन्होंने इवेंट को दो भागों में बांटा है, एडमिशन को और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट को। देखा ना डोमेस्टिक केस में, तो उन्होंने उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट को B2B और B2C बना दिया है। अच्छा। एडमिशन को उन्होंने इवेंट से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जोड़ा है। तो आपके केस में, मारुति के केस में दो B2B ट्रांजैक्शन हो गए कि वो हम यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट हो गया, दैट इज इन ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पर्सन, तो वो उस तरीके से ट्रीट होगा। तो नहीं, अब मेरे को क्वेश्चन ये है कि मारुति सुजुकी गुड़गांव में है, बट इवेंट लिस्ट उत्तराखंड में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, तो बिल क्या अलग अलग फाड़ना पड़ेगा? इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी कौन सी है? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गुड़गांव में ही है, गुड़गांव में, तो लोकेशन ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजर इज देयर इन गुड़गांव, एंड द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इज आल्सो देयर इन गुड़गांव इज मारुति, and they are organizing event in multiple state in all over India basis. So इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन, अगर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट है, वहां किसी से एडमिशन फीस चार्ज नहीं करते किसी बंदे से, अपने डीलर डॉलर से, तो उस केस में इन दोनों के बीच में B2B ट्रांजैक्शन होगा, वही होगा। तो अब वो कहीं भी कराए, कहीं भी करें, ऑल ओवर कहीं भी करें, कोई इशू नहीं है। हाँ, B2C में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, B2C में भी रिसिपेंट आ जाएगा है? नहीं, B2C के केस में फिर वो जहां जहां एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वहां चली जाएगी। पर इसमें सर अगर मान लीजिए जो होटल वगैरह लेता है, तो वो एक जो 12 वो तो मैं एज एन ऑर्गेनाइजिंग, मैं एज एन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट हूं ना, तो मेरे को और होटल वाले के बीच में डीलिंग होगी ना। अच्छा। तो उस केस में तो होटल वाली इमूवल प्रॉपर्टी वाले ट्रांजैक्शन मेरे और आपके बीच में लगेंगे ना। अच्छा, मारुति के और मेरे बीच में तो वो B2B हो जाएगा ना, मतलब अलग। ठीक है, अलग हो गया ना, थर्ड ट्रांजैक्शन हो गया ना। ठीक है सर। ठीक है ना, ओके ना। हाँ। So friends, with this, I before doing this feedback thing, so I really thank all of you for this patient hearing, and it is really a very good experience me for without warning you कि अब 12 से ऊपर चले गए हैं हम, and you people are sitting, it is really remarkable and really very good for me also. Thank you so much. Thank you. तो इन क्वेश्चंस को आप सबमिट कर सकते हैं या डिस्कशन कर लें? नेक्स्ट में करेंगे, चलो अभी हैवी हो गया। चलो ओके, थैंक यू सो मच। ये वाला इंटरनेशनल वाला ना? हेलो। चलो ओके, थैंक यू सो मच।